हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरे भाई, हम लोग लगे हुए हैं होने वाले फरवरी 8 तारीख को सीटेड के एग्जाम की तैयारी में। तो मेरे दोस्त, उसी को मद्देनजर में आज जो इस वीडियो में आपके लिए लाया गया है वह सीडीपी के सेट नंबर 77 की बात को लाया गया। तो आज हम लोग देखते हैं कि इस खास वीडियो में, खास सेट में आपके लिए क्या कुछ खास लाया गया है। कहता है मेरे दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रश्नों के, ठीक है, ये होगा कौन प्रश्नों के रचनात्मक चिंतन को ज्यादा बढ़ावा देता है। कह पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन हो सकता है। ठीक है, ये होगा कौन हो सकता है और ऐसा क्यों। आपके शहर में पानी कहां से आता है। आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं। आपके देश का नाम और मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो कौन सा इन चारों प्रश्नों में सबसे ज्यादा रचनात्मक होगा मेरे भाई? तो विकल्प नंबर 1। चूंकि हम यदि इस चारों विकल्प को देखें तो 1 नंबर विकल्प जो कहता है वह विकल्प जो है मेरे भाई, वह विकल्प है ज्यादा चिंतन करने का, इसलिए 1 नंबर को लॉक किया जाता है। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है मेरे दोस्त, समालोचनात्मक चिंतन को में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। समालोचनात्मक कहता है प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण का स्वीकार किया जाना चाहिए। कहता है समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो मेरे दोस्त, प्रमाण जो होता है वह तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि प्रमाण जो आए हैं, ठीक है, वह सही है या गलत। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा मेरे दोस्त? विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के तहत समावेशी शिक्षा को लाया गया और कहता है समावेशी शिक्षा की बात, ठीक है, सभी विद्यार्थी के लिए मानक पाठचर्या, विद्यार्थियों को उनके योग्यता के आधार पर पृथक्करण और वर्गीकरण करने की बात। कहता है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, व्यक्तिगत अंतर की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। तो मेरे दोस्त, समावेशी शिक्षा कहता है अंतर पहचान के परिणाम स्वरूप लचीलापन रहना सही है। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपके डी आंसर होंगे। आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। सही बात है, दोनों अलग अलग बात बोले। एक बोले कि भाषा पहले फिर विचार, एक बोले नहीं, विचार होगा तब भाषा। कहता है खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। दोनों कथन मेरे दोस्त सही है, लेकिन दोनों का संबंध यहां नहीं है, इसलिए ए और आर दोनों सही होंगे, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, अर्थात विकल्प नंबर बी हम लोगों का सही आंसर होगा। आगे की बात हम लोग करते हैं। आगे क्या कहता है मेरे दोस्त? कहता है निम्नलिखित में से कौन से समूह उन विशेषताओं को सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी और कक्षा में अन्य विद्यार्थी के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। समझ का अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भर, शारीरिक विकास के तेज गति सही विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा? उन विशेषता को सही ढंग से उल्लेख करता
जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी और कक्षा में अन्य विद्यार्थी के बीच आमतौर पर भिन्न होता है। मतलब प्रतिभाशाली बच्चा अन्य बच्चों से भिन्न क्यों होता? समझ का अग्रवर्ती गहनता उसको रहता है, सीखने की तेज गति एकदम होती है, समझ के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, शारीरिक विकास तेजी ऐसा संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? ए और बी, अर्थात विकल्प नंबर ए और बी कहां है? तो विकल्प नंबर डी आपके सही आंसर हो। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त, श्रवणवादिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? क्या कह रहा है मेरे दोस्त? कौन सा कथन सही होगा? कहता है श्रवणवादिता बच्चे के प्रारंभिक ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। एकदम करेगा। यदि आप सुनबे नहीं कीजिएगा तो संवाद कहां से कर पाइएगा? कहता है सभी श्रवणवादिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, हो सकती है। कहता है कि बच्चे के पास तेज आवाज करके बच्चों को सुनने की अक्षमता बाधित विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता। श्रवणवादिता हमेशा कान के किसी शारीरिक समस्या का कारण गया, हमेशा यह कारक नहीं होगा। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या करेंगे? कह रहे सभी श्रवणवादिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता। तो सभी के लिए जोर दिया, सभी को ऐसा जरूरत नहीं भी हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्रवणवादिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, अर्थात विकल्प नंबर 1 हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्लियर? आगे की बात करते हैं। समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षा डैश में समान है जबकि डैश में भिन्न है। क्या कहता है कि समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षा डैश में समान है जबकि डैश में भिन्न की बात करता है। कहता है संवर्धन में समान है, गतिवर्धन में भिन्न, संशोधन में समान है, समायोजन में भिन्न, गति संवर्धन में समान, संवर्धन में भिन्न, समायोजन में समान हो सकता जबकि संशोधन में अलग अलग हो सकते हैं। सारे कारकों का संशोधन एक जैसा संभव नहीं हो सकता। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? विकल्प नंबर डी हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्लियर? आगे की बात। संरचनावादी सिद्धांतकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? अर्थात हम लोगों का कह रहा है इसमें मेरे दोस्त निगेटिव, ठीक है। कह रहा है ज्ञान व्यक्ति परक होता है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, तो करता है। कहता है प्रभावी अधिगम, कौन सा नहीं कह रहा, व्यक्ति परक भी होगा, ठीक है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, ऐसा जो है ज्ञान बहुलवादी और बहुविधि है, सही है। तो कौन सा कथन गलत होगा मेरे भाई? सी नंबर, कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए बाहरी रूप से भी प्रेरणा की आवश्यकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। कहता है मेरे दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण माना गया है? फटाफट मेरे दोस्त बताइएगा। कहता है शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। सबसे बेहतर क्या होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा, रुचि और आनंद से यदि कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, अर्थात विकल्प नंबर बी आपके सही आंसर होंगे। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को शिक्षार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, एकदम करना चाहिए। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए,
एकदम करेगा। और दोनों का संबंध चिंतन, रूढ़िवाद, धारणा, विद्यार्थी के समालोचनात्मक कारक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, दोनों का व्याख्या भी हो जाएगा। ये कहता व्याख्या नहीं, अर्थात विकल्प नंबर डी हम लोगों का सही आंसर होगा। क्या आंसर होंगे मेरे दोस्त, विकल्प नंबर डी आपके आंसर होंगे। आगे की बात करते हैं, फटाक से मेरे भाई बताना। कहता है महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। कहता है महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित है। कदापि संभव नहीं है। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता। एकदम सही है भाई कि हम महारत हासिल किए हुए, मतलब हम इसमें सुधार कर बेहतर और संभव होगा तो हम कर सकते हैं। ठीक है। कहता है जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने, बाहरी पुरस्कार प्राप्त पर केंद्रित होता है। एकदम सही बात। ठीक है। प्रदर्शन कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रदर्शन लक्ष्य। प्रदर्शन हम इसलिए करते हैं कि हमको चॉकलेट चाहिए, प्रदर्शन इसलिए करते हैं कि हमको टीवी देखने का मौका चाहिए। ठीक है। फिर कहता महारत लक्ष्य दूसरों के अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर। कह रहा है महारत लक्ष्य में दूसरों के प्रति स्पर्धा करना, स्पर्धा तो होगा नहीं, तो इसका सही आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी आपके सही आंसर होंगे। क्लियर। आगे की बात करते हैं। कहता है भाई बहन के रिश्ते और रिश्तों, क्या कह रहा है, भाई बहन के रिश्ते और रिश्तों। ठीक है। माता पिता और साथी के साथ संबंध से भिन्न होता है और बाल्यावस्था में सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। एकदम सही बात है। माता पिता और साथी के साथ संबंध के समान है और बाल्यावस्था में सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो संबंध में समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये तो गया। सामाजिक जीवन में अधिक भूमिका नहीं है, ये भी गया। तो सबसे बेहतर विकल्प मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 हम लोगों के सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर। आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, बच्चों के बीच विकासात्मक दर में काफी भिन्नताएं मौजूद होती है। सही बात है। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में सबसे ज्यादा भिन्नता देखी जाती है। विकासात्मक अंतर आनुवांशिक है और अनुभवात्मक विविधताओं को जटिल अंतःक्रिया एक अनिवार्य परिणाम है और दोनों का संबंध विकास के पक्ष से है, इसलिए इसका सही व्याख्या संभव है। कहता है ए सही है परंतु आर गलत। ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, गलत व्याख्या होगा। ए आर दोनों गलत हैं, क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करेगा। विकल्प नंबर डी हम लोगों के सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर। आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। क्या कह रहा, जो शुरुआती वर्षों में अनुकूल वातावरण अपने वातावरण में नहीं रहा, वो ज्यादा एज के बाद क्या होगा, अनुकूलन नहीं कर पाएगा। एकदम सही बात है मेरे भाई। तो ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था जो होती है, बाल्यावस्था या शैशवावस्था, जो भी सीखने का काल है, वो महत्वपूर्ण और संवेदनशील काल माना जाता है। तो कह रहा है भाषा के विकास पूरी तरह से आनुवांशिकता पर निर्भर है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होती है। भाषा के विकास एक संवेदनशील काल। तो क्या हो जाएगा, भाषा के विकास एक संवेदनशील काल है। विकल्प नंबर 4 हम लोगों का सही आंसर होगा। क्लियर। आगे की बात करते हैं। कहता है वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहा है को पढ़ना सिखाया जा सकता है। उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से,
प्रणालीगत ध्वनात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो जो बच्चा पढ़ने में असमर्थ है उसको क्या कर सकते, प्रणालीगत ध्वनात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से उसे बेहतर किया जा सकता है। अर्थात डी नंबर हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्लियर, आगे की बात करते हैं। कहता है बोध आधारित शिक्षण मतलब समझ, अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थी की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध है, जिन्हें मानक निर्देश पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरी नहीं की जा सकती। ऐसा जरूरी नहीं है। फिर कहता है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। फिर कहता ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। एकदम है, कर सकता। शिक्षार्थी कम जानता है और शिक्षण में शिक्षार्थी के तत्व का प्रसारण शामिल है। कौन विकल्प होगा मेरे दोस्त सही? तो विकल्प नंबर सी आपके सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर, आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त जटिल समस्या से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान की विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? क्या कह रहा है बाबू? मदद कर सकता है। समस्या समाधान कौशल विकसित करने में, ठीक है, विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? उसे मंचन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उससे कह करके वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने में हतोत्साहित करके, उसे उत्तर प्रदान करके। तो क्या हो जाएगा? उसे मंचन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित कर कर। अर्थात विकल्प नंबर एक के कारण बच्चा समस्या समाधान करने में एक अच्छे प्रकार से अपने कारकों को अपने अंदर विकसित कर लेता है और इसी के लिए शिक्षक को मदद भी करना चाहिए। क्लियर, आगे की बात करते हैं। कहता है माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा वातावरण डैश पर केंद्रित होना चाहिए। सजा और शर्मिंदगी पर, सहकारी अधिगम पर, प्रतिस्पर्धा लोकाचार, अनुबंधन और पुनर्बलन। तो माध्यमिक कक्षा हो या प्रारंभिक कक्षा, सारे जगहों पर सहकारी, सहगामी, समूह के द्वारा सीखने पर बल दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर बी हम लोगों के आंसर होंगे। क्लियर, आगे की बात करते हैं। फटाक से मेरे भाई आंसर करेंगे। कहता है लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असंतत है, आनुवांशिक प्रोग्रामिंग की खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता। तो वाइगोस्की का कहना क्या है? सीखना सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। अर्थात विकल्प नंबर 4 हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्लियर, आगे की बात करते हैं। कहता है पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 भिन्न अवस्थाएं, ठीक है, दुनिया के विभिन्न संस्कृति में व्यापक रूप से भिन्न होती है। कहता है उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चे का मान लघु वयस्क मन होता, बच्चे के जेनेटिक कोड पर निर्भर होता, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करता। मतलब क्या? प्रत्येक बच्चा का जो विकास है वह एक निश्चित एक ही कारकों के अनुसार होता, एक निश्चित पैटर्न में होता, अर्थात सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व वो करता है। विकल्प नंबर 4 हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्लियर, आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? क्या कह रहा है? सीमा। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल दिए, तो यह कथन गलत है। भाषा पर इन्होंने बल ज्यादा नहीं दिया। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में नहीं रखा, उसको भी रखने का प्रयास किए। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारक की भूमिका को ध्यान में नहीं रखा, यह भी कथन क्या है? गलत है।
कहता है वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारक के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। देखो, संज्ञानात्मक में संस्कृति और समाज पर ज्यादा इन्होंने बल नहीं दिया, अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर। क्या होंगे मेरे दोस्त? 4। चूंकि वाइगॉस्की ने कहा समाज संस्कृति होता, इन्होंने कहा नहीं, पहले संज्ञान का विकास फिर समाज और संस्कृति का विकास, अर्थात विकल्प नंबर 4 हम लोगों का सही आंसर होगा। क्लियर? आगे की बात करते हैं, फटाक से मेरे भाई इसका आंसर करेंगे। देखिएगा, कहता है निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करें। प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7 के शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। क्या कह रहा है? गणित प्रोफेसर महिला और नर्स के जगह पर पुरुष को आमंत्रित किया। कहता है लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। सही बात। क्या कह रहा? लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। नहीं, लैंगिक अर्थात जेंडर की बात जब भी होगी तो यह सामाजिक उत्पाद की बात को इंगित करता है। ठीक है, तो यह कथन गलत होगा और यह ठीक है, चूंकि इस पर चर्चा करने के लिए क्या होगा? लैंगिक रूढ़िवादिता समाप्त होंगे, अर्थात ए नंबर कथन तो ठीक है, लेकिन आर नंबर कथन क्या है? गलत है। विकल्प नंबर 1 हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्या आंसर होगा बाबू? विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्लियर? आगे, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, तो प्रगतिशील शिक्षा में विद्यार्थी मेरे भाई क्या करता है? फटाक से बताइएगा। कहता है अधिक प्रश्न नहीं पूछता है, गलत। कहता है शिक्षक से प्रश्न पूछता है, पूछेगा। एक दूसरे से प्रश्न पूछेगा, पूछेगा। स्वयं से प्रश्न पूछेगा, पूछेगा। तो बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, अर्थात यहां पर डी हट गए हैं, इसका सी नंबर आंसर होगा। बी, सी और डी। डी भी होगा चूंकि स्वयं से प्रश्न पूछने पर बल दिया गया है, अर्थात विकल्प नंबर सी आपके आंसर हो। कहता है मेरे दोस्त पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता और उन्हें डैश सीखा जाता है। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग जुड़ी होने के कारण अपेक्षा को जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था सभी अवस्था से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। सही है। जेंडर स्थिरता प्रारंभ के किशोरावस्था के दौरान, जेंडर रूढ़िवादिता केवल मध्य बाल्यावस्था, जेंडर पूर्वाग्रह रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऐसी बात नहीं है, बाल्यावस्था से लेकर सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कों तक भी इसकी चर्चा मानी जाती है। तो इसका सही आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1 हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्लियर? आगे की बात करते हैं, फटाक से मेरे भाई इसका आंसर करेंगे। कहता है बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थी के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? बुद्धि वातावरणीय कारक से प्रभावित नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। बुद्धि आनुवांशिक कारक से प्रभावित नहीं होती है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। सही बात है भाई कि बुद्धि, ठीक है, बुद्धि धीरे धीरे हम लोग का क्या होता, परिस्थिति के अनुरूप, वातावरण के अनुरूप बदलते रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्लियर? आगे की बात करते हैं, फटाक से मेरे दोस्त बताना। कहता है किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि को एक वैकल्पिक सिद्धांत का प्रस्ताव किया? जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगॉस्की, चार्ल्स स्पियरमैन। तो एक कारक द्विकारक बुद्धि का विरोध किसने किया? तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने किए। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर बी हम लोगों के सही आंसर हो। आगे की बात करते हैं। कहता है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना को कैरल गिलगिन द्वारा
ठीक है। आलोचना, नैतिक तरह में लैंगिक भिन्नता की उपेक्षा करने के लिए की गई। विश्लेषण के मात्रात्मक तरीके को लागू नहीं करने के लिए किया गया। नैतिक विकास के एक सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए किया गया। वास्तविक जीवन के स्थिति के माध्यम से तथ्य को एकत्र गया। कौन आंसर होगा बाबू? ए नंबर। नैतिक तरह में लैंगिक भिन्नता की उपेक्षा करने के लिए किया गया था, क्योंकि इनका सिद्धांत का विरोध ही किया गया है लैंगिक रूढ़िवादिता के लिए, अर्थात विकल्प नंबर 1 हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्लियर? आगे की बात करेंगे। फटाक से मेरे भाई इसका आंसर करेंगे, फटाफट बताइएगा। कहता एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगा? विद्यार्थी को विपरीत करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। एकदम सही है कि हम कर सकते हैं। कहता है विद्यार्थी को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना, कदापि नहीं। विद्यार्थी को सभी सीखने के कार्य के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो विकल्प नंबर बी हम लोगों के सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता मेरे दोस्त निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या कह रहा? सही विकल्प का चयन कीजिए। कहता शिक्षक को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थी को अपने स्वयं की संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरण की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। सही बात है, कहना चाहिए। कहता है उदाहरण के बारे में सोचने के संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थी को भ्रमित कदापि नहीं। उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों से बच्चा सीखता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प नंबर 1 आपके सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता मेरे दोस्त अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताता है कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीख सकते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें, फिर उसके भौतिक रूप पर आए। कहता है पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है, और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानता। पहले अवधारणा को संपूर्ण रूप से परिचय दें, फिर उसकी बारीकी पर आए। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणा पर चर्चा करें, फिर विचार को सत्यापित करने का अवसर दें। तो सबसे बेहतर क्या हो जाएगा? पहले अवधारणा पर संपूर्ण रूप से विचार परिचय दे, फिर उसकी बारीकी पर जाना चाहिए। अर्थात विकल्प नंबर सी आपके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त आज के इस वीडियो में हम लोग इस सेट नंबर 77 की बात किए हैं। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक जाते जाते वही बात, मेरे दोस्त नए हैं, जुड़ना चाहते हैं, फायदा कुछ मिल रहा है और अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जबरदस्त करें। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।